बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा बच्चों, आज हमें मई जून 2022 का पेपर 21 सॉल्व करना है। ठीक है। अच्छा, इस पेपर का हम लोग सबसे पहले थ्रेशोल्ड देख लेते हैं। हमारे पास मई जून 2022 का जो थ्रेशोल्ड आया था इस पेपर का, वो था कि ग्रेड ए जो है वो हमारा 67 पे बन रहा था, बी ग्रेड हमारा आ रहा था 47 पे, सी आ रहा था 27 पे, डी था 20 पे और ई था हमारे पास 13 पे। ठीक है। मतलब अगर आप लोग इस पेपर में जिन बच्चों के 100 में से 13 मार्क्स भी आए थे वो बच्चे भी पास हुए थे। ठीक है। ये पेपर शुरू करते हैं। मुझे उम्मीद है आप लोगों ने कैलकुलेटर निकाल लिया होगा। अच्छा बच्चों, आप लोगों को पता है पेपर 2 में जो पहला क्वेश्चन है वो एवरीडे मैथमेटिक्स के ऊपर होता है, जो कि हमारे पास एक जनरल नॉलेज का सवाल ही होता है। ठीक है। इसमें हमें बेसिक चीजें आनी चाहिए। शुरू करते हैं पहले सवाल से। इन 2020 द रनिंग कॉस्ट ऑफ फ्रेडरिक्स कार वॉज 5200। 28% ऑफ द रनिंग कॉस्ट वॉज स्पेंट ऑन इंश्योरेंस। 3/25 of the running cost was spent on maintenance. 740 of the running cost was spent on tax. The remainder of the running cost was spent on petrol. Calculate the amount Frederick spent on petrol. बेटा टोटल अमाउंट आपको बताई हुई है, जो इंश्योरेंस पे भी स्पेंड हुई है, मेंटेनेंस पे भी हुई है, टैक्स पे हुई है और पेट्रोल पे हुई है। इन तीनों की आपके पास हिंट दी हुई है। ठीक है। और पेट्रोल की आपको प्राइस निकालनी है कि आपने फेडरिक ने पेट्रोल के ऊपर कितनी प्राइस खर्च करी होगी। ठीक है। अच्छा बच्चों, अगर आपको बोला हुआ है कि रनिंग कॉस्ट जो है वॉज स्पेंट ऑन इंश्योरेंस, रनिंग कॉस्ट जो 5200 थी उसमें से 28% जो है वो इंश्योरेंस पे स्पेंड हुआ है, तो हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले कैलकुलेटर में 5200 का 28% निकाल लेंगे। तुम्हारे पास इंश्योरेंस आ जाएगी। तुम्हारे पास इंश्योरेंस कितनी आ रही है, 28% ऑफ 5200, 1040। फिर आपको बोला हुआ है 3/25 वॉज द कॉस्ट ऑन मेंटेनेंस। तो मेंटेनेंस क्या हो जाएगा, 3/25 मल्टीप्लाई बाय 5200। ये हमारे पास आ गई 1456 आ रही है। फरहान यार क्या कर रहे हो बेटा, कैलकुलेटर सही चलाओ। अच्छा भाई, 3/25 कितना आ रहा है, 5200 का 3/25, 624। ठीक है। और फिर हमारे पास तीसरी चीज जो है वो है टैक्स। टैक्स आ रहा है 740। बेटा ये हमारे पास कितना एक्सपेंडिचर हो गया, ये जरा मुझे बताएं। 1456 प्लस 624 प्लस 740, 2820। ठीक है। 2820 कॉस्ट हो गई चीजें। अब बोला जो रिमेनिंग कॉस्ट है वो पेट्रोल की है, तो टोटल में से अब इसको माइनस करेंगे तो रिमेनिंग कॉस्ट आ जाएगी। वो किसकी होगी बच्चों, वो पेट्रोल की हो जाएगी। तो 5200 माइनस 2820, 2380। बेटा इसके आपको 3 मार्क मिल गए। बहुत ही बेसिक सा सवाल था। पार्ट 2 पे आते हैं। इन 2021 द टैक्स इज इंक्रीज बाय 1.5%। कैलकुलेट द टैक्स इन 2021। बेटा आपको टैक्स दिया हुआ है 740। बेटा आप लोग जरा मुझे चैट बॉक्स में बताएं कि 740 को मैं किससे मल्टीप्लाई करूंगा तो मेरे पास आंसर आएगा। 740 को मैं किससे मल्टीप्लाई करूंगा मेरे पास आंसर आएगा। नहीं बेटा। वेरी गुड मेरी। बेटा बात सुने और ये बात याद कर लें, पेपर में लाजमी आएगी। आपकी जो इनिशियल वैल्यू होती है ना वो होती है 100%। तो अगर आपको बोला हुआ है कि आपका टैक्स 1.5% से इंक्रीज हो रहा है, तो आप किससे मल्टीप्लाई करेंगे, इसमें 1.5 प्लस करके मल्टीप्लाई करेंगे। तो 101.5% से आप लोग मल्टीप्लाई कर रहे होंगे। ठीक है। तो आंसर क्या आ जाएगा बच्चों, 751.1। बेटा ये बात क्लियर है।
अच्छा आप लोग मुझे एक बात बताएं कि अगर इसी सवाल में लिखा हुआ होता कि टैक्स इज डिक्रीज्ड बाय 2%, टैक्स इज डिक्रीज्ड बाय 2%, तो आप किससे मल्टीप्लाई करते? अगर आपका टैक्स 2% से डिक्रीज हो रहा है, इनिशियल वैल्यू 100 है, अगर 2% से डिक्रीज हो रहा होता तो हम लोग किससे मल्टीप्लाई कर लेते? 98% से मल्टीप्लाई कर लेते। ठीक है, वेरी गुड, चलें आगे बढ़ते हैं। पार्ट बी, इन जनवरी द टोटल कॉस्ट ऑफ पेट्रोल इज 2.2 पर लीटर, फाइंड द कॉस्ट ऑफ 38.7 लीटर्स ऑफ पेट्रोल। बहुत आसान सवाल, 1 लीटर की कॉस्ट दी हुई है और आपसे पूछा 38.7 लीटर की कॉस्ट, खुद से बता दें। क्या करेंगे बच्चों, हम लोग इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई कर लेंगे, फ्री में मार्क्स दे रहा है एग्जामिनर। क्या आंसर आ रहा है? 85.14। आगे बढ़ते हैं। पार्ट टू, द एवरेज अमाउंट ऑफ पेट्रोल फ्रेडरिक्स कार यूजेज इज 7 लीटर पर 100 किलोमीटर। बेटा 100 किलोमीटर की रेंज जो है उस पर वो 7 लीटर इस्तेमाल होता है पेट्रोल। हमें बोला हुआ है इन जनवरी ही स्पेंड्स 215.6 ऑन पेट्रोल, फाइंड द नंबर ऑफ किलोमीटर ही ड्राइव्स इन जनवरी। अच्छा बच्चों, हमें ये बताया हुआ है कि 7 लीटर पे 100 किलोमीटर चलती है गाड़ी, और फ्रेडरिक ने इतना खर्चा करा है पेट्रोल पे, और पेट्रोल की पर लीटर कॉस्ट जो है वो 2.2 है। तो क्या मैं टोटल निकाल सकता हूँ कि टोटल लीटर्स कितने इस्तेमाल करोगे फ्रेडरिक ने? अगर फ्रेडरिक ने 215.6 पेट्रोल पे खर्चा करा है और पेट्रोल जो है वो 2.2 पर लीटर है, तो मेरे पास नंबर ऑफ लीटर्स आ सकते हैं अगर मैं इनको डिवाइड कर दूं तो। तो ये हमारे पास कितने लीटर्स आ रहे हैं? 98 लीटर्स आ रहे हैं। 98 लीटर्स पेट्रोल जो है वो फ्रेडरिक ने इस्तेमाल करा है। अब हमें सवाल में बताया हुआ है कि 7 लीटर पे जो है वो गाड़ी 100 किलोमीटर चलती है। तो बच्चों 98 लीटर्स पे कितनी चलेगी? एक्स चलेगी, और फिर हम लोग क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई। 7x इज इक्वल टू 98 इंटू 100 इज 9800, एक्स इज इक्वल टू 9800 अपॉन 7। बेटा आंसर क्या आ गया? 1400। ठीक है, वेरी गुड। और पार्ट थ्री भी बहुत आसान, हम लोग बहुत दफा कर चुके हैं। बोला भाई फेब्रवरी में पेट्रोल की कॉस्ट हो गई 2.24। पेट्रोल की कॉस्ट कितनी हो गई बच्चों? 2.24 हो गई। कैलकुलेट द परसेंटेज इंक्रीज इन कॉस्ट ऑफ पेट्रोल फ्रॉम जनवरी टू फेब्रवरी। आपको परसेंटेज इंक्रीज निकालनी है। तो बच्चों इंक्रीज कितना हुआ है? 2.24 अभी हो गया है, जनवरी में 2.2 था, तो कितने का इंक्रीज आया है माइनस कर लेंगे। 2.24 माइनस 2.20 इज इक्वल टू 0.04। ये हमने निकाल लिया कैलकुलेटर से। अब परसेंटेज इंक्रीज का फॉर्मूला क्या है बच्चों? इंक्रीज अपॉन इनिशियल अमाउंट या इनिशियल कॉस्ट मल्टीप्लाई बाय 100। अब इंक्रीज हुआ है 0.04 का, इनिशियली जो जनवरी में कॉस्ट थी वो थी 2.2, मल्टीप्लाई कर लेंगे 100 से। क्या आंसर आ रहा है बच्चों? 1.82%। ठीक है बेटा, जो बच्चे 1 डेसिमल में जो है वो 1.81 बोल रहे हैं ना, तो वो गलत हो जाएगा ना, क्योंकि 1.818 आंसर आया ना। तो जब आप लोग राउंड ऑफ करके 2 डेसिमल में लिखोगे तो 1.82 लिख रहोगे ना बच्चों, और 1 डेसिमल में 1.8 लिख रहोगे। ठीक है, तो आप देखिए क्वेश्चन नंबर वन ही हमारा 5, 6, 9, 11 मार्क का हमारा क्वेश्चन नंबर वन हो चुका है, बेसिक जनरल नॉलेज का सवाल। क्वेश्चन नंबर टू पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर टू हमारे पास नंबर पैटर्न का है। अच्छा बच्चों, आप लोगों ने देखा कि पेपर वन में आज नंबर पैटर्न टेस्ट नहीं हुआ था, तो चांसेस हैं कि कल हम मतलब 6 मई को जो हमारा पेपर है उसमें नंबर पैटर्न का हमारे पास सवाल आएगा। तो ये सवाल जरा अच्छे से समझिएगा। हियर आर द फर्स्ट 4 पैटर्न्स इन अ सीक्वेंस मेड यूजिंग ग्रे टाइल्स एंड व्हाइट टाइल्स। ठीक है, ये पैटर्न 1, 2, 3, 4, पैटर्न नंबर 1, 2, 3, 4, 5 लिखा हुआ है। ग्रे टाइल्स बताई हुई है, व्हाइट टाइल्स बताई हुई है, टोटल टाइल्स बताई हुई है। टोटल टाइल्स तो ऐड करके आ रही हैं। ठीक है, अब आपसे 4 और 5 पूछा सबसे पहले तो सबका। कंप्लीट द टेबल, 2 मार्क्स। बेटा नंबर ऑफ ग्रे टाइल्स हैं
6, 10, 14। अगले दो नंबर्स क्या होंगे? 18 और 22। बिल्कुल सही, 4 का डिफरेंस है। ये 18 आ गया और ये हमारे पास 22 आ गया। बिल्कुल सही। नंबर ऑफ वाइट टाइल्स बताएं। अच्छा, यहाँ पे आप लोग नोटिस करें, यहाँ पे डिफरेंस जो है वो 6 का है, फिर यहाँ जो डिफरेंस है वो 10 का है। तो डिफरेंस जो है वो 4 से बढ़ रहा है। तो अगला डिफरेंस जो है वो 14 का होगा। तो 18 प्लस 14 इज 32। और फिर उसके बाद वाला डिफरेंस जो है वो 18 का होगा। तो ये आ जाएगा 50। तो आंसर होंगे बच्चों 32 और 50। आपका डिफरेंस में कॉमन डिफरेंस आ रहा है। 6 से 10 हुआ तो 10 के बाद 14 होगा, फिर 14 के बाद 18 होगा, तो वो आपने नंबर इंक्रीज करके ऐड करे। तो आंसर होंगे 32 और 50। टोटल नंबर ऑफ टाइल्स जो हैं वो आप पैटर्न से भी निकाल सकते हैं अगर चाहें तो। 10 का हो रहा है, फिर 14 का, फिर 18 का होगा, फिर 22 का होगा। आसान तरीका क्या है, इनको प्लस कर लें। टोटल नंबर ऑफ टाइल्स का क्या मतलब है? नंबर ऑफ ग्रे प्लस वाइट ना। ये देखें, ग्रे प्लस वाइट हो रहा है वर्टिकल पैटर्न। तो 18 प्लस 32 इज 50। 22 प्लस 50 इज 72। 2 मार्क मिल गए। फाइंड एन एक्सप्रेशन इन टर्म्स ऑफ एन फॉर द नंबर ऑफ ग्रे टाइल्स इन पैटर्न एन। अब बच्चों ग्रे टाइल्स तो बहुत आसान है, क्योंकि यहाँ पे था कॉमन डिफरेंस। और कॉमन डिफरेंस का हमें फॉर्मूला क्या पता है? ए प्लस एन माइनस वन डी। ए प्लस एन माइनस वन डी, जिसमें ए है फर्स्ट टर्म और डी है कॉमन डिफरेंस। तो फर्स्ट टर्म हमारे पास आ रही है 6, और कॉमन डिफरेंस जो है वो हमारे पास आ रहा है 4। तो 6 + 4n - 4, 6 - 4 is 2। आंसर हो जाएगा 4n - 2। ओ सॉरी, 4n + 2। 6 - 4 is 2। 4n + 2। ठीक है। अब पार्ट ए और बी तो हैं, ये हर बच्चा मार्क्स गेन कर सकता है। पार्ट सी पे आते हैं। पैटर्न के हैज 98 ग्रे टाइल्स। अब ग्रे टाइल्स की बात हो रही है। ग्रे टाइल्स का जो पैटर्न नंबर है, बोला है जब वो पैटर्न नंबर के होगा तो 98 टाइल्स होंगी। अब हम लोग ये इक्वेशन बना चुके हैं। यहाँ पे ये एन जो है ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? ये पैटर्न नंबर रिप्रेजेंट कर रहा है ना। अब बोला भाई पैटर्न नंबर के, तो एन की जगह क्या आ जाएगा बच्चों? एन की जगह आ जाएगा के। तो ये बन जाएगा 4k + 2। और बोला भाई 98 टाइल्स हैं ग्रे, तो हमने कर दिया इक्वल टू 98। इसे सॉल्व करेंगे। देखिए बेटा, मेन चीज ये थी इस सवाल में, जिस बच्चे ने ये इक्वेशन बना ली ना वो सवाल भी सॉल्व कर लेगा। 2 प्लस हो रहा है, वहां जाके माइनस हो जाएगा। 96 मल्टीप्लाई हो रहा है, वहां जाके डिवाइड हो जाएगा। तो के हमारे पास आ गया 24। पार्ट डी की तरफ आते हैं। फाइंड एन एक्सप्रेशन इन टर्म्स ऑफ एन फॉर द नंबर ऑफ वाइट टाइल्स इन पैटर्न एन। अब बात हो रही है एक्सप्रेशन ऑफ वाइट टाइल्स। वाइट टाइल्स हमारे पास ये रही, 2, 8, 18, 32, 50। वाइट टाइल्स हमारे पास हैं 2, 8 और 18। तो बेटा आप लोग एक बात नोट करें, पहला डिफरेंस 6 का था और दूसरा डिफरेंस 10 का था। डिफरेंस में अगर कॉमन डिफरेंस हो तो क्या फॉर्मूला है भाई? a + n - 1 d प्लस c/2 n - 1 n - 2। अब ए क्या होगा? ए होगा फर्स्ट टर्म। डी क्या होगा? कॉमन डिफरेंस, जो फर्स्ट डिफरेंस आ रहा है। ये डिफरेंस कितना आ रहा है? पहला डिफरेंस 6 आ रहा है, तो डी की जगह आ गया 6 प्लस सी के। सी है डिफरेंस के अंदर कॉमन डिफरेंस। तो बेटा 6 और 10 ये हमारा डिफरेंस है। इस डिफरेंस में कितना कॉमन डिफरेंस आ रहा है? इसमें 4 का आ रहा है। तो +4/2 n - 1 n - 2। तो 2, 6 × n is 6n, -1 × 6 is -6, +4/2 is 2। अब ये आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे। तो n² -2n -n + 2।
2 माइनस 6 इज -4, -4 प्लस 6n। अच्छा बच्चों यहाँ पे बच्चे एक गलती करते हैं, वो भी आप लोगों को यहीं पे बता देता हूँ। क्या ये -2 -6 जो है -4 हो जाएगा? क्या मैं इस -4 को इस 2 से प्लस कर सकता हूँ? क्या मैं इस -4 को इस 2 से प्लस कर सकता हूँ? नहीं कर सकता, ये 2 इससे मल्टीप्लाई हो रहा है। ये एक सिली मिस्टेक है जो बच्चों से हो जाती है, इस बात का ख्याल रखिएगा। तो +2n² -3n+2। अब हम मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो 2n² -6n+4। बच्चों -4 + 4 0, 6n - 6n 0, बचा क्या? 2n²। क्या बच गया हमारे पास? 2n²। ये हमारा आंसर हो गया। ठीक है। और पार्ट ई में पूछा हुआ है, फाइंड द टोटल नंबर ऑफ टाइल्स इन पैटर्न 20। टोटल नंबर ऑफ टाइल्स का क्या मतलब हुआ? ग्रे टाइल्स प्लस व्हाइट टाइल्स। अब ग्रे टाइल्स आई थी 4n+2। ग्रे टाइल्स हमारे पास थी 4n+2, और व्हाइट टाइल्स हमारे पास आई है 2n², वेर n इज द नंबर ऑफ पैटर्न्स। कौन से पैटर्न की बात हो रही है? 20 की बात हो रही है। हमने सेकंड n को मल्टीप्लाई नहीं करा। कौन से n को नहीं करा बेटा? इनको मल्टीप्लाई करा तो ये बन गया ना, फिर सबको टूस कर लिया मल्टीप्लाई यहाँ पे। ठीक है। अब n की जगह क्या आ जाएगा बच्चों? n की जगह 20 आ रहा होगा, क्यों? क्योंकि पैटर्न नंबर 20 की बात हो रही है। तो 4n की जगह 20 +2 20 का स्क्वायर, 82 प्लस 800 विच इज 882। ये बेटा हमारा नंबर पैटर्न का जो है वो 10 मार्क का सवाल कंप्लीट हो चुका है। तो मैंने क्या 18 टर्म का है? 20 है ना? हाँ, अगर 18 टर्म आपसे मांगी तो n की जगह 18 आएगा बिल्कुल। क्वेश्चन नंबर 3। द ग्राफ shows the cost in dollars of buying a length of fabric t meters long. Use the graph to find the cost of buying 3.8 meters of fabric. अब बेटा ये आपके पास फैब्रिक है, ये आपके पास कॉस्ट है। 3.8 जो है वो 4 से 0.2 पहले आपने एक लाइन बनाई 3.8। बेटा ये आपके पास क्या आ रहा है? ये आपके पास आ रहा है एग्जैक्ट 28। 1 मार्क आप लोगों को फ्री में मिल गया। पार्ट 2 बोल रहा है, समीरा बाइज के मीटर्स ऑफ फैब्रिक, शी पेज विद $20 नोट एंड रिसीव्स 1.50 इन चेंज। यूज द ग्राफ टू फाइंड द वैल्यू ऑफ के। अच्छा भाई, अब ये सवाल देखते हैं। कितने पैसे दिए बेटा समीरा ने? $20 दिए, और 1.5 मिल गया उसको चेंज। इसका मतलब फैब्रिक कितने का आया है? $20 उसने दिए, उसको 1.5 चेंज मिल गया। तो इसका मतलब इसने जो फैब्रिक खरीदा है उसकी कॉस्ट है $18.5। जो इसने फैब्रिक बाय किया है उसकी कॉस्ट है $18.5। तो कॉस्ट हमारे पास यहाँ वाई एक्सिस पे, कॉस्ट से हम लोग लेंथ निकाल लेंगे फैब्रिक की। अब 18.5, 19 और 18 के बीच में 18.5 होगा। यहाँ पे हमने एक स्ट्रेट लाइन बनाई।
ये हमारे पास आ गया एग्जैक्टली 2.5। 2 मार्क हमें यहाँ पे और मिल गए। पार्ट बी पे आते हैं। अनीता कट्स 10 मीटर ऑफ फैब्रिक इनटू 3 लेंथ्स टू मेक अ ब्लाउज स्कर्ट एंड ड्रेस। द लेंथ ऑफ फैब्रिक नीडेड टू यूज द ब्लाउज स्कर्ट एंड ड्रेस आर इन द रेशियो 6:8:11। अच्छा, हमारे पास रेशियो दिया हुआ है 6:8:11। फाइंड द लेंथ ऑफ फैब्रिक दैट कट्स इट टू मेक द ड्रेस। ड्रेस पे कितना फैब्रिक लगेगा ये पूछा हुआ है, रेशियो यहाँ दिया हुआ है। रेशियो बेटा हम लोग ने पढ़ा हुआ है कि किस तरह निकालते हैं हम लोग, वापस रिवाइज कर लेते हैं। हम लोग रेशियो के लिए सबसे पहले क्या करते हैं, जब भी रेशियो का सवाल आएगा हम लोग पर रेशियो निकालेंगे। अब टोटल दिया हुआ है 10 मीटर। टोटल रेशियो कितना है बच्चों, टोटल रेशियो है 6 + 8 14 + 11 25। तो पर रेशियो कितना आ रहा होगा, 10/25 करें, 10/25 0.4। तो ये 0.4 क्या है बच्चों, ये है 0.4 पर रेशो। अब आप देख लें जिसका भी निकालना हो आपको, आपसे ड्रेस का पूछा है, ड्रेस का रेशो था 11, तो 0.4 को हम कर देंगे मल्टीप्लाई बाय 11, तो आ जाएगा 4.4 मीटर्स। ठीक है, बहुत प्यार से सवाल सॉल्व हो गया। अगर आपसे बेटा ब्लाउज का मांगा होता तो आप 6 से मल्टीप्लाई करते 0.4 को, और अगर स्कर्ट का मांगा होता तो 8 से मल्टीप्लाई कर रहे होते। हमसे ड्रेस का मांगा था, हमने 11 से मल्टीप्लाई कर दिया, हमारा आंसर आ गया। पार्ट सी, अपर बाउंड का सवाल है, अपर बाउंड लोअर बाउंड। The upper bound for the area of rectangular piece of fabric is 8.8125. The width of the piece of fabric is 2.3, correct to nearest 0.1. The length of piece of fabric is d meters, correct to nearest 0.1. Find the value of d. अच्छा बच्चों, आप लोगों को पता है एरिया का फॉर्मूला क्या है यहाँ पे, रेक्टेंगुलर पीस है तो लेंथ इंटू विथ होगा। यहाँ पे विथ और लेंथ दी हुई है, तो एरिया का फॉर्मूला है लेंथ मल्टीप्लाई बाय विथ। अब बच्चों मल्टीप्लीकेशन में क्या होता है फॉर्मूला में, अगर आपको अपर बाउंड दिया हुआ एरिया का, तो आप लेंथ का भी अपर बाउंड लेंगे और विथ का भी अपर बाउंड लेंगे। अब एरिया आपको दिया हुआ है 8.8125 मल्टीप्लाई इज इक्वल टू, बच्चों लेंथ क्या है हमारे पास, लेंथ है डी मीटर्स, करेक्ट टू नियरेस्ट 0.1 मीटर। अगर करेक्ट टू नियरेस्ट 0.1 है तो बच्चों 0.1 डिवाइड बाई 2 करें, 0.1 डिवाइड बाई 2, तो ये कितना आ जाएगा 0.05। तो लेंथ हमारी थी डी मीटर्स, डी मीटर्स में अगर हम लोग 0.05 प्लस कर लेंगे, मल्टीप्लाई बाय विथ, विथ कितनी है 2.3 मल्टीप्लाई बाय प्लस 0.05। बेटा समझने वाले जो कॉन्सेप्ट है ना वो यहाँ तक है, फिर सिर्फ वर्किंग है। क्या हुआ, एरिया है लेंथ इंटू विथ, जब भी मल्टीप्लाई हो रहा होगा, अगर आपसे अपर बाउंड मंगाए तो यहाँ पे भी सेम एरो बनेंगे। आपके पास नियरेस्ट टू 0.1 मीटर था, मतलब एरर जो है वो 0.05 का आ रहा होगा। अब दोनों का अपर बाउंड निकालने के लिए आप दोनों में 0.05 प्लस कर रहे होगे, तो ये हमारे पास क्या इक्वेशन बन जाएगी, 8.8125 इज इक्वल टू डी प्लस 0.05 मल्टीप्लाई बाय 2.3 प्लस 0.05 कितना हो जाएगा 2.35। अच्छा बच्चों ये यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है, वहां जाके क्या हो जाएगा डिवाइड। तो जरा मुझे बता दें कि 8.8125 डिवाइड बाय 2.35 कितना आ रहा है, 8.8125 डिवाइडेड बाय 2.35, ये आ रहा है हमारे पास 3.75। और बच्चों 0.05 यहाँ प्लस हो रहा है, वहां जाके माइनस हो जाएगा, डी की वैल्यू आ गई हमारे पास 3.7 मीटर्स। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट हो चुका है। हम्म। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4, मेंसुरेशन। A cuboid has dimensions x by x by 10. The volume of the cuboid is 62.5. Find the value of x. बेटा क्यूबॉइड का फॉर्मूला क्या होगा, लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट। तीनों वैल्यूज आपको दी हुई हैं, इनको मल्टीप्लाई कर लेंगे, x मल्टीप्लाई बाय x मल्टीप्लाई बाय 10 इज इक्वल टू 62.5। ये हो जाएगा 10x स्क्वायर
ठीक है, एक्स इंटू एक्स स्क्वायर इंटू 10 टेन एक्स स्क्वायर, 10 यहाँ मल्टीप्लाई और वहाँ जाके डिवाइड, तो 62.5/10, और जो भी आंसर आएगा उसको हम लोग स्क्वायर रूट कर देंगे। तो बच्चों स्क्वायर रूट ऑफ 62.5/10 क्या आंसर आ रहा है? 2.5, 2.5 सेंटीमीटर्स। ठीक है, पार्ट बी की तरफ जाते हैं। आलिश बेटा प्लस माइनस तो नहीं आएगा ना, लेंथ तो माइनस में नहीं हो सकती ना। ठीक है, पार्ट बी में बोला हुआ है आपको एक सेक्टर दिया हुआ है जिसका एंगल 84 है, रेडियस 15 है। शो दैट द आर्क लेंथ ऑफ द सेक्टर इज 7 पाई। ये आपके पास आर्क लेंथ है। अच्छा बच्चों, आर्क लेंथ का हमारे पास फॉर्मूला क्या था? सेक्टर में सिर्फ ऐड क्या चीज होती है? थीटा/360। मल्टीप्लाई किससे करते हैं? अगर सेक्टर का एरिया मांगा है तो सर्कल के एरिया से मल्टीप्लाई कर देंगे। आर्क लेंथ मांगी तो सेक्टर के सर्कल के सर्क्यूफेरेंस से मल्टीप्लाई कर देंगे। सर्कल का सर्क्यूफेरेंस क्या है बच्चों? वेरी गुड आरिश, 2 पाई आर, 2 पाई आर। अब 84/360 मल्टीप्लाई बाई 2 पाई, और रेडियस हमारे पास है 7। ओ सॉरी, रेडियस हमारे पास 15 है, 7 पाई तो शो करना है। बेटा इसको सॉल्व कर लें। 2 15 30 होगा, 84 मल्टीप्लाई बाई 30 डिवाइड बाई 360। चेक करें बेटा, 7 पाई आ रहा है। ठीक है, शोन। पार्ट टू की तरफ जाते हैं। ओ ए इज जॉइन टू ओ बी टू फॉर्म द कर्व सरफेस एरिया ऑफ द कोन। फाइंड द रेडियस ऑफ द कोन। अच्छा आपको बच्चों कोन का रेडियस निकालना है। कोन का क्या निकालना है हमें? रेडियस। अब आपके पास जो कोन है उसकी बेस में क्या होता है? कोन की बेस में हमारे पास नीचे सर्कल होता है। ठीक है, अब सर्कल का जो सर्क्यूफेरेंस है ना, वो आर्क लेंथ के बराबर होता है। ठीक है, ये बात याद रखिएगा। सर्कल का सर्क्यूफेरेंस विल ऑलवेज बी इक्वल टू द आर्क लेंथ। तो हमारे पास जो कोन का सर्कल होगा उसका जो सर्क्यूफेरेंस होगा बेटा, वो इस आर्क लेंथ के बराबर होगा। आर्क लेंथ ऑफ सेक्टर इज इक्वल टू सर्क्यूफेरेंस ऑफ द। अब सेक्टर की आर्क लेंथ हमारे पास 7 पाई आई हुई है। अच्छा बच्चों, इस सवाल में आप ये देखें कि एग्जामिनर ने आपको 7 पाई शो करने का बोला हुआ था। एग्जामिनर ने शो करने का क्यों बोला बेटा? कि अगर आपसे फॉर एग्जाम्पल पार्ट वन नहीं सॉल्व हो, आपका ये आंसर गलत आ रहा हो, तब भी आप पार्ट टू सॉल्व कर सकते हो, क्योंकि आर्क लेंथ आपको बताया भाई 7 पाई है। ठीक है, आपको सिर्फ क्या पता होना चाहिए था कि सेक्टर की जो आर्क लेंथ है वो सर्कल के सर्क्यूफेरेंस के बराबर है। तो आर्क लेंथ क्या हो जाएगी भाई? 7 पाई, और सर्क्यूफेरेंस ऑफ अ सर्कल क्या होता है? 2 पाई आर। तो ये पाए पाए हमारे पास कैंसिल हो जाएगा। आर इज इक्वल टू 7/2 विच इज 3.5 सेंटीमीटर। सर पहले वाले में 2.5 स्क्वायर नहीं होगा बेटा, ये एक्स की जो वैल्यू है वो एरिया थोड़ी है। एरिया में स्क्वायर होता है ना हुसैन, हम तो साइड निकाल रहे हैं, साइड में स्क्वायर थोड़ी होता है। ठीक है, साइड में सिर्फ सेंटीमीटर यूनिट होगा, एरिया में स्क्वायर होगा, वॉल्यूम में क्यूब होगा। अच्छा अब हमें बोला हुआ है फाइंड द हाइट ऑफ द कोन। ठीक है, अब हमें निकालनी है बच्चों कोन की हाइट। अच्छा बच्चों, आपको पता है ये आपका रेडियस है जो आ गया 3.5। हाइट आपको निकालनी है। स्लांट हाइट क्या होती है बेटा कोन की? कोन की स्लांट हाइट सेक्टर ऑफ रेडियस के बराबर होती है। कोन की स्लांट हाइट क्या होती है बेटा? सेक्टर ऑफ रेडियस के बराबर होती है। रेडियस ऑफ सेक्टर इज इक्वल टू स्लांट हाइट ऑफ कोन। रेडियस ऑफ सेक्टर किसके बराबर है? कोन की स्लांट हाइट के बराबर है। तो अगर आपके पास ये शेप है कोन,
जिसका रेडियस आपको पता है 3.5 है और स्लांट हाइट है बच्चों 15, और हमें निकालनी है हाइट। यहाँ पे राइट एंगल बनेगा। बेटा ये किस तरह निकलेगा? हमारे पास हाइट हम किस तरह फाइंड आउट करेंगे? ये बात बेटा आप वॉल्यूम और सरफेस एरिया को मिक्स कर रहे हो। पाइथागोरस थ्योरम। तो हमारे पास 90 के सामने जो है वो एक साइड पे है, बाकी दोनों दूसरी साइड पे। तो ए स्क्वायर मतलब एच स्क्वायर प्लस 3.5 का स्क्वायर विल बी इक्वल टू 15 का स्क्वायर। हाइपोटेनस हमने एक साइड पे ले लिया। 3.5 स्क्वायर यहाँ प्लस हो रहा है, वहाँ जाके माइनस हो जाएगा। बेटा जरा सॉल्व करें। 15 स्क्वायर माइनस 3.5 स्क्वायर, और जो भी आंसर आ रहा है उसको स्क्वायर रूट कर लीजिएगा फिर। 15 का स्क्वायर माइनस 3.5 का स्क्वायर, फाइनल आंसर क्या आ रहा है बच्चों? 14.6। ये आपका आंसर आ गया। पार्ट सी पे आते हैं। An empty barrel in the shape of cylinder has radius 20 centimeter and height 80 centimeter. The barrel is filled with water at a rate of 5,500 centimeter cube per minute. Calculate the time taken to completely fill the barrel. Give your answer in minutes and seconds. Correct to the nearest second. ठीक है भाई। अच्छा बच्चों, हमें बोला हुआ है एक बैरल है, सिलेंडर शेप का है, जिसके रेडियस और हाइट बताया हुआ है। बोला इसमें पानी जो है वो स्पीड से फिल हो रहा है, कितनी देर लगेगी पानी फिल होने में? तो पहले तो आपको वॉल्यूम बताना चाहिए सिलेंडर का। तो सिलेंडर में कितना वॉल्यूम आ सकता है? तो सिलेंडर के वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या है बच्चों? सबसे आसान फॉर्मूला है पाई आर स्क्वायर एच। सिलेंडर के वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या है बच्चों? पाई, रेडियस हमें दिया हुआ है 20 और हाइट हमें दी हुई है 80। बेटा ये कितना आ रहा है इन टर्म्स ऑफ पाई बता दें। 20 स्क्वायर मल्टीप्लाई बाई 80। 32,000 पाई। हमारे पास इतना वॉल्यूम है, हर मिनट 5500 सेंटीमीटर क्यूब आ रहा है। तो डिवाइड बाय 5500 करेंगे तो पता चल जाएगा कि कितने मिनट लग रहे हैं इसे फिल होने में। टोटल वॉल्यूम इतना है, 5500 आ रहा है पर मिनट। तो टोटल मिनट्स कितने लग रहे हैं बच्चों हमें? बेटा ये 3 डेसिमल प्लेस में बता दें। 18.278। अच्छा बच्चों, हमसे पूछा है गिव योर आंसर इन मिनट्स एंड सेकंड्स। तो 18 मिनट तो हो गए, ये तो हमें नजर आ रहा है, ये 18 पूरे आ गए मिनट्स। अब सेकंड्स कितना आएंगे? जो हमारे पास ये डेसिमल बच गया है उसको हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे? एक मिनट में 60 सेकंड्स होते हैं। तो इस पूरे को हम लोग जो है वो 0.278 को 60 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो बेटा हमारे पास कितने सेकंड्स आ रहे हैं? 16.78 है, तो आपको राउंड ऑफ करना है टू द नियरेस्ट सेकंड। तो 16.78 क्या बन जाएगा बच्चों? 17। तो 18 मिनट्स और 17 सेकंड्स लग रहे हैं। तो ये हमारा सवाल इस तरह कंप्लीट हो चुका है। ये हमने मेंसुरेशन का सवाल कंप्लीट कर लिया। क्वेश्चन नंबर 5। कंप्लीट द टेबल ऑफ वैल्यूज फॉर y इज इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस 4x+3। अच्छा बेटा, ये ग्राफ ऑफ फंक्शन के अंदर ये 4 मार्क हर बच्चे को गेन करने हैं, ठीक है? ये पहले 4 मार्क्स ग्राफ ऑफ फंक्शन के फ्री में होते हैं, ठीक है? क्या करना है आपको पहले पार्ट के लिए? -3 को इक्वेशन में डालें, एक्स की वैल्यू आ जाएगी। क्या आ रही है मुझे बता दें भाई।
-3 का क्यूब -4 इंटू -3 +3 -12 आ रहा है। ठीक है भाई, 1 मार्क मिल गया। अब ये पॉइंट्स प्लॉट कर देते हैं। -3 पे -12, -2 पे 3, -1 पे 6, 0 पे 3, 1 पे 0, 2 पे 3 और 3 पे 18। ये बच्चों आपका एक स्मूथ कर्व ड्रॉ हो चुका है। ठीक है, बाय ड्रॉइंग अ सुटेबल स्ट्रेट लाइन ऑन योर ग्राफ फाइंड द सोल्यूशन ऑफ द इक्वेशन x³ -4x -2 इज इक्वल टू 0। अच्छा बेटा, अब आपको x की 3 वैल्यूज बतानी है इस इक्वेशन की। अब आप नोटिस करें, आपसे जो इक्वेशन मांगी गई है उसके आंसर आपसे मांगेंगे जिस सवाल में, और आपने जो इक्वेशन बनाई है यहाँ पे, इन दोनों में क्या फर्क है बच्चों? इन दोनों में क्या फर्क है? इन दोनों में डिफरेंस क्या आ रहा है? तो बेटा ये कितने का डिफरेंस है? -2 से अगर आपको +3 पे जाना हो तो ये कितना डिफरेंस है? यहाँ आपके पास इक्वेशन है x³ -4x +3, यहाँ पर है x³ -4x -2। अगर आपको इस इक्वेशन को सेम इस इक्वेशन की तरह बनाना है तो x³ सेम है, -4x सेम है, यहाँ -2 है, यहाँ पे +3 है, तो मुझे यहाँ पे कितना प्लस करना पड़ेगा बच्चों? मुझे यहाँ पे 5 प्लस करना पड़ेगा, तब जाके इक्वेशन बनेगी। तो मैं y इज इक्वल टू 5 की जो लाइन है, जितना इंक्रीज करना है मुझे उसकी लाइन में जो है वो ग्राफ पे ड्रॉ कर लूंगा। y इज इक्वल टू 5 की लाइन क्या होगी? 5 पे हॉरिजॉन्टल लाइन। ये मैंने 5 पे हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ कर ली, और जो मेरे इंटरसेक्टिंग पॉइंट्स होंगे ये मेरे आंसर हो जाएंगे। तो आंसर्स क्या आ रहे हैं x के? -1.6, -0.4 और 2.2। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 5। आगे बढ़ते हैं भाई। जी बेटा, हानिया मुझे पता है। क्वेश्चन 6, द डायग्राम शोज अ फील्ड ABCD drawn to a scale of 1 centimeter to 50 meter. The field has a straight path from D to the midpoint of AB। बेटा ये हमारे पास D है, बोला है D से एक पाथ जा रही है जो AB के मिड पॉइंट पे जा रही है। अब बच्चों आप लोग यहाँ पे AB का मिड पॉइंट किस तरह निकालेंगे? यहाँ पे हम लोग AB का मिड पॉइंट किस तरह निकाल लेंगे बच्चों? हम लोग यहाँ पे AB का डिस्टेंस मेजर करेंगे। फॉर एग्जाम्पल AB का डिस्टेंस आया 9 सेंटीमीटर, AB का डिस्टेंस आया 9 सेंटीमीटर, तो मिड पॉइंट कहाँ होगा AB का? बिल्कुल बीच में, मतलब हम लोग डिवाइड बाय 2 कर देंगे तो वो होगा 4.5 सेंटीमीटर पे। तो आप स्केल से 4.5 सेंटीमीटर मेजर करेंगे, जहां पे 4.5 सेंटीमीटर आ रहा होगा वो आपका मिड पॉइंट होगा। ये आपने लाइन ड्रॉ कर ली। ठीक है, ये आपका पहला पार्ट हो गया। ड्रॉ द पाथ, अच्छा ड्रॉ कर लिए, एंड द एंगल द पाथ मेक्स विद DC।
डी सी और ये पाथ का ये एंगल कितना बन रहा है, तो आप लोग क्या करेंगे बच्चों, ये आपका डी होगा, आप डी को यहाँ रखेंगे और ये एंगल मेजर कर लेंगे। तो ये एंगल हमारे पास आएगा 45 डिग्रीज। ठीक है, एंगल की एक रेंज होगी, उसमें आप लोग का आंसर आ रहा होगा। पहला पार्ट किस तरह करा बेटा, पहले पार्ट में बोला था कि डी पॉइंट से ए बी के मिड पॉइंट पे एक लाइन ड्रॉ करो। तो डी पॉइंट तो हमें पता है, ए बी का मिड पॉइंट कहाँ होगा, ए बी के बिल्कुल बीच में होगा। तो आप लोग करोगे क्या, ए बी का डिस्टेंस मेजर करके डिवाइड बाय 2 करोगे, जो आंसर आ रहा होगा उतना डिस्टेंस स्केल से मेजर कर लेंगे। तो ये बेसिकली ये जो पॉइंट है ये बी का मिड पॉइंट ही होगा ना, अगर ये दोनों सेम है तो। और फिर लास्ट पार्ट, पार्ट बी सॉरी, ग्रास इज टू बी प्लांटेड ऑन एन एरिया ऑफ फील्ड, द एरिया टू बी प्लांटेड इज टू बी लेस देन 325 मीटर फ्रॉम बी। बेटा डिस्टेंस और एक पॉइंट क्या बनता था, डिस्टेंस और एक पॉइंट क्या बनेगा, सर्कल बनेगा। अब हमारे पास जो है 325 मीटर लिखा हुआ है। अब बच्चों 1 सेंटीमीटर 50 मीटर है, तो 325 मीटर कितना हो जाएगा, एक्स हो जाएगा। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, 50x = 325। बच्चों एक्स कितना आ रहा है, 325 / 50 कितना आ रहा है, 6.5 सेंटीमीटर। तो क्या करना होगा भाई, बी पे हम लोग अपने कंपास की पिन रखेंगे और हमारी आर्क बन रही होगी 6.5 सेंटीमीटर की। ये बेटा मैंने आप लोगों के लिए एक आर्क बना दिया। ठीक है, और पार्ट बी में क्या होगा, सी बी और सी डी, नियरर टू सी बी देन सी डी। बेटा दो लाइनें दी हुई हैं, क्या बन रहा होगा, एंगल बाइसेक्टर। किस पे बनेगा, दोनों में कॉमन सी आ रहा है। एंगल बाइसेक्टर किस तरह बनता था बच्चों, पॉइंट सी पे आपने एक कंपास खोल के एक आर्क बनाई, फिर ऊपर वाला पॉइंट लिया, यहाँ आर्क बनी, नीचे वाला पॉइंट लिया, यहाँ आर्क बनी। जहाँ आपकी आर्क इंटरसेक्ट करी है वहां आपने एक स्ट्रेट लाइन बना दी। तो ये बन गया आपका बच्चों एंगल बाइसेक्टर। अब मेन चीज क्या है, ये बनाने के बाद बोला हुआ है कैन ओनली बी ऑन वन साइड ऑफ द पाथ। ये आपके पास पाथ है, बोला है इसके एक साइड पे होगा, या तो यहाँ होगा या तो यहाँ होगा। अब हमें बोला हुआ है बाय ड्राइंग अप्रोप्रिएट लोसाई फाइंड एंड शेड द लार्जेस्ट पॉसिबल एरिया फॉर द ग्रास टू बी प्लांटेड। लार्जेस्ट पॉसिबल एरिया पूछा हुआ है। अच्छा लेस देन 325 मीटर का क्या मतलब हुआ, कि ये जो आपका आर्क बनी है इसके अंदर होगा रीजन। तो ये पूरा रीजन आ रहा है हमारे पास। फिर हमें बोला हुआ है नियरर टू सी बी देन सी डी। अब सी बी ये रहा और सी डी ये रहा, अगर सी बी से नियर बोला हुआ है तो ये पूरा हिस्सा होगा। कॉमन हिस्सा जो है वो हमारे पास ये आ चुका है। ठीक है, अब बात ये है कि आपको बोला है पाथ जो है आपका उसकी एक साइड होना चाहिए। अब ये आपका पाथ है, या तो आप ये रीजन शेड करोगे या तो ये रीजन शेड करोगे। एग्जामिनर बोल रहा है लार्जेस्ट पॉसिबल एरिया शेड करो। तो मैं ये राइट वाला शेड करूंगा बच्चों या लेफ्ट वाला शेड करूंगा, लेफ्ट वाला। तो ये मैंने शेड कर दिया। फाइंड द एक्चुअल लेंथ ऑफ द पार्ट ऑफ द ग्रास दैट फॉर्म्स द बाउंड्री फॉर द ग्रास।
आपसे पूछो एक्चुअल लेंथ बताएं पाथ की, ये जो पाथ है इसकी एक्चुअल लेंथ बताएं। तो बेटा आप लोग क्या करोगे, इसका डिस्टेंस निकालोगे स्केल से। ठीक है, स्केल रख के आप बेटा इसका डिस्टेंस निकाल लोगे। जो भी डिस्टेंस आएगा आपका, फॉर एग्जाम्पल अगर आपका डिस्टेंस आ गया है 2.8, जो भी डिस्टेंस आएगा बच्चों वो सेंटीमीटर में आ रहा होगा। हमसे एक्चुअल लेंथ मांगी है, हमें पता है 1 सेंटीमीटर 50 मीटर के बराबर है। तो आप लोग का जो भी आंसर आएगा आप लोग उसको मल्टीप्लाई बाय 50 कर रहे होंगे। तो बेटा आंसर क्या आ रहा है? नहीं नहीं बेटा अब्दुल्ला, पेंसिल से करना शेडिंग। 2.8 मल्टीप्लाई बाय 50 क्या आ रहा है बच्चों? 140 मीटर्स। क्वेश्चन नंबर 7, Yasser travels to work either by bus, car or train. The probability of using these means of transport on work any day are shown in the table below. ठीक है, फाइंड पी। बेटा पी कैसा आएगा, हमें पता है टोटल प्रोबेबिलिटी 1 होती है। इन तीनों को 1 से माइनस कर दें, क्या आंसर आ रहा है? जीरो पॉइंट टू टू। ठीक है, 1 में से हमने सारी प्रोबेबिलिटीज को माइनस कर दिया। पार्ट 2 क्या बोल रहे हैं हमें? पार्ट 2 बोल रहे हैं फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट ऑन मंडे ही ट्रेवल्स टू वर्क बाय ट्रेन वन डे एंड बाय बस ऑन द अदर डे। मंडे और ट्यूसडे में से एक दिन ट्रेन में जाए और एक दिन बस में जाए, लेकिन एग्जामिनर ने स्पेसिफाई नहीं किया कि किस दिन ट्रेन में जाए और किस दिन बस में जाए। तो बेटा हम लोग क्या करेंगे? अगर आपको बताया हुआ नहीं है कि किस दिन ट्रेन में जाना है और किस दिन बस में जाना है, तो हम लोग क्या कर रहे होंगे भाई? हम लोग इसमें ऑप्शंस बनाएंगे। अब ऑप्शंस क्या बनेंगे भाई? मंडे को ट्रेन में गया तो ट्यूसडे को बस में गया होगा, या फिर का मतलब और मंडे को बस में गया होगा तो फिर ट्यूसडे को ट्रेन में गया होगा। अब ट्रेन की प्रोबेबिलिटी क्या है? 0.26 मल्टीप्लाई बाय बस की है 0.4, और का मतलब प्लस 0.4 इंटू 0.26। बेटा मुझे फाइनल आंसर बता दें क्या आ रहा है? 0.208। ठीक है, पार्ट 3 पे आ जाएं। फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट ही ट्रेवल्स टू वर्क बाय बस एटलीस्ट वंस ऑन वेडनेसडे एंड थर्सडे। बेटा एटलीस्ट का क्या मतलब है बच्चों? मैंने आप लोगों को प्रोबेबिलिटी में बहुत दफा बताया, एटलीस्ट का क्या मतलब है? एटलीस्ट का मतलब क्या है बच्चों? कम से कम। एटलीस्ट का क्या मतलब है बच्चों? बेटा ये याद कर लो, बहुत इंपॉर्टेंट लफ्ज है ये। एटलीस्ट का मतलब है कम से कम। तो आपको बोला हुआ है फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट ही ट्रेवल्स बाय वर्क एटलीस्ट वंस, मतलब कम से कम एक बार ये बस में गया है वेनेसडे और थर्सडे को। तो कम से कम एक का क्या मतलब है? ज्यादा से ज्यादा की कोई लिमिट नहीं है। मतलब यहाँ तो एक दिन बस में गया होगा और दूसरे दिन नहीं गया होगा, या तो पहले दिन बस में नहीं गया होगा और दूसरे दिन बस में गया होगा। ये तो वंस का हो गया। अब एटलीस्ट वंस का क्या मतलब है? कि हो सकता है दोनों दिन बस में गया हो भाई। तो एक और आएगा बस बस।
ये चीज बच्चे भूल जाते हैं क्योंकि बच्चों को एटलीस्ट का मतलब नहीं पता होता। बच्चे ये दो ऑप्शन बना के आ जाते हैं। अब बस की प्रोबेबिलिटी है 0.4, तो बस के ना होने की क्या हो जाएगी, 0.6, 1 से माइनस कर लेंगे। तो 0.4 इंटू 0.6 प्लस 0.6 इंटू 0.4 प्लस 0.4 इंटू 0.4। बेटा कोई बता जल्दी से मुझे आंसर बता दें इन तीनों को प्लस करके, क्या आंसर आ रहा है। बेटा प्लीज सब कैलकुलेटर इस्तेमाल करो, इसमें कैलकुलेटर में सिली मिस्टेक्स होती हैं। सब इस्तेमाल करो और चेक करो कि आंसर सही आ रहा है या नहीं आ रहा। मुझे एक बच्चा जो है वो 3 आंसर दे रहा है। प्रोबेबिलिटी 1 से बड़ी नहीं होती है, 3 आंसर कैसे आ सकते हैं। इसीलिए बोल रहा हूँ बेटा, जो बच्चे सिर्फ क्लास में सुन रहे हैं फायदा नहीं है, प्लीज इस्तेमाल करें। जी बेटा मेहदी। आंसर आ रहा है 0.64। बेटा सब लाजमी चेक करिएगा, सबका ये आंसर आना चाहिए। ठीक है, वेरी गुड बेटा। पार्ट बी। बेटा हिस्टोग्राम बना हुआ है और फ्रीक्वेंसी डेंसिटी यहाँ पे दी हुई है, मतलब बदतमीज वाला है। 7 तक आपको एग्जामिनर ने बना के दिए, आगे हमें कंप्लीट करने हैं। अच्छा बच्चों, एक अच्छी बात है कि P2 में आया हुआ है। तो P2 में आया तो क्या है भाई, 7.5 का क्या मतलब है, 7.5। सबसे पहले आप क्या करोगे बच्चों, कैलकुलेटर में 1/2 को कन्वर्ट कर लोगे, 1/2 0.5 होता है, ये भी 7.5 है। और 3/4 का मतलब है 0.75। आप लोग कैलकुलेटर से चेक कर लें, 3/4 जो है 0.75 ही आ रहा होगा। आपने सबको कन्वर्ट कर लिया। आप क्लास विथ निकालते हैं। क्लास विथ की अगर बात करें हम लोग, तो इसकी क्लास विथ क्या होगी, 7.5 माइनस 7। क्लास विथ जो है बच्चों मैं ब्लू से लिख रहा हूँ, इसकी क्लास विथ आ रही है 0.5। इसकी क्लास विथ भी 8 माइनस 7.5 इज 0.5। 8.75 माइनस 8 इज 0.75। 10 माइनस 8.75 इज 1.25। ये आ गए हमारे पास क्लास विथ। सबको डिवाइड कर दिया, माइनस कर दिया। और हमने पहले ही ये जो फ्रैक्शन है इनको डेसिमल में कन्वर्ट कर लिए। अब हमें निकालनी है फ्रीक्वेंसी डेंसिटी। बच्चों फ्रीक्वेंसी डेंसिटी क्या है, फ्रीक्वेंसी डिवाइड बाय क्लास विथ। 9 डिवाइड बाय 0.5, बेटा जल्दी जल्दी आंसर बताएं। 9 डिवाइड बाय 0.5 18, ठीक है। 23 डिवाइड बाय 0.5 46। 18 डिवाइड बाय 0.75 24। और 10 डिवाइड बाय 1.25 8। ठीक है, ये आ गए हमारे पास फ्रीक्वेंसी डेंसिटीज। 7 से 7.5 तक 18 है। 7 से 7.5 तक हमने 18 पे बना लिया। फिर 7.5 से 18 है 46। 7.5 से 8 हमारे पास है 46। फिर 8 से 8.75 है 24। 8 से 8.5 आ गया, 8.6, 8.7, ये आ गया हमारे पास 8.75। ठीक है। और फिर 8.75 से 10 है 8। ये हमारा 3 मार्क का हिस्टोग्राम कंप्लीट हो गया है। क्लास विथ क्या होता है बच्चों, अपर क्लास बाउंड्री माइनस लोअर क्लास बाउंड्री। ठीक है, क्लास विथ आ गई। फ्रीक्वेंसी डेंसिटी का फॉर्मूला क्या है, फ्रीक्वेंसी डिवाइड बाय क्लास विथ। आंसर आ गया, आपने अपना ग्राफ बना लिया। पार्ट 2। यासिर starts work each day at 9 a.m. He is paid overtime if he works later than 5:15. Find the estimated number of days he is paid overtime during these 70 days of work. बेटा मुझे ये बात बताएं, 9 से 5:15 कितना घंटे हो गए। 9 से 5:15 बता दें बेटा, कितने घंटे हो गए।
इसका सुबह 9 AM है और 5:15 PM है। 9 AM पे काम करना शुरू कर रहा है, 5:15 PM तक काम कर रहा है अगर, तो 9 से 5, 9 to 5 कितने घंटे होते हैं भाई? 9 to 5 जो है वो 8 घंटे होते हैं। 9 से 12 3, और फिर 12 से 5 5 घंटे। 9 to 5 8 है, और फिर 15 मिनट और। 8 घंटे 15 मिनट से ज्यादा जब वो काम करेगा तो उसको ओवर टाइम के पैसे मिलेंगे। तो आपसे पूछा हुआ है कि ओवर टाइम के कितने पैसे मिल रहे हैं, ओवर टाइम के कितने पैसे मिल रहे हैं। तो आप लोग देख लो। अच्छा, 8.75 to 10, ये तो 10 दिन है, ये तो पूरे पूरे आएंगे। अब मसला ये है, हमें चाहिए 8.15 मिनट, 8 घंटे 15 मिनट। बेटा 8 घंटे 15 मिनट को अगर मैं डेसिमल में लिखना चाहूँ, 8 hour 15 minutes को अगर मैं डेसिमल में लिखूँ तो वो कितना होगा? 8.8 तो पूरा होगा। इसको डेसिमल में किस तरह कन्वर्ट करूंगा? 15 मिनट है, टोटल मिनट हमारे पास 1 घंटे में 60 होते हैं, तो 15/60 इज 0.25। 8 घंटे 15 मिनट का मतलब है 8.25 आवर्स, 8.25 आवर्स। ठीक है। अब 8.25 यहाँ पे कहीं लाई कर रहा होगा, हमें 8.25 से ज्यादा काम कराना है तो ओवर टाइम मिलेगा। तो 8.25 से 8.75, ये कितना गैप होगा इसके बीच में? 8.75 से 8.25 में कितना गैप होगा बच्चों? 8.75 से 8.25 में कितना गैप होगा? देखो, मुझे 8.25 से ज्यादा चाहिए, यहाँ पे थोड़ा पार्ट आ रहा है और ये तो पूरा आ रहा है, ये तो 10 आएंगे ही लाजमी। अब 8.25 से 8.75 में 0.5 का गैप है। कितने का गैप है बच्चों? 0.5 का। इस पे क्या फ्रीक्वेंसी होगी मुझे नहीं पता, लेकिन मुझे पता है जब फ्रीक्वेंसी यहाँ पे क्लास विद ये जो है ये 0.75 है, उस पर 18 आ रहा है। 0.5 पे एक्स आ रहा है, 0.75 पे जो है वो 18 आ रहा है। ठीक है। अब हम इसे क्रॉस मल्टीप्लाई करके निकाल लेंगे। 0.75x इज इक्वल टू 18 × 0.5 इज 9। बेटा जरा मुझे बताएं, 9 डिवाइड बाई 0.75 कितना आ रहा है? 9 डिवाइडेड बाई 0.75 ये कितना आ रहा है? 12। इसका मतलब क्या है कि यहाँ से 12 दफा ओवर टाइम मिला है और यहाँ से 10 दफा मिला है। तो टोटल ओवर टाइम कितने दफा मिला होगा बच्चों? टोटल ओवर टाइम हमें मिला है 22 दफा। ये इसका आंसर आ गया। बेटा ये थोड़ा मुश्किल सवाल था। ये आप लोग बाद में खुद से अटेम्प्ट करिएगा, और जिसको नहीं समझ आया वो फिर उसके बाद रिकॉर्डिंग वापस देखिएगा। ठीक है। ये थोड़ा मुश्किल सवाल है, वापस जरूर अटेम्प्ट करिएगा बच्चों। क्वेश्चन नंबर 8। अच्छा बेटा, आप लोगों ने एक बात नोटिस करी होगी कि आज के पेपर में भी हमारे पास साइमल्टेनियस इक्वेशन नहीं आया हुआ है। तो मैंने आप लोगों को वर्कशॉप में भी एक P2 का सवाल कराया था साइमल्टेनियस का, और ये भी हमारे पास P2 का सवाल आया हुआ है। तो चांसेस हैं कि साइमल्टेनियस इक्वेशन P2 में आएगा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 देखें। एप्पल कॉस्ट $X पर किलोग्राम एंड ऑरेंजेस कॉस्ट $Y पर किलोग्राम। द टोटल कॉस्ट ऑफ 5 kg ऑफ एप्पल एंड 10 kg ऑफ ऑरेंज इज 40। शो दैट x प्लस 2y इज इक्वल टू 8। अच्छा भाई, अब आप एक बात देखें कि 5 kg हैं एप्पल के। एक एप्पल 1 किलोग्राम जो है वो $X का है, तो ये बन गया 5x। और ऑरेंज जो है वो y का है, तो ये बन गया 10y। और ये इसका टोटल कॉस्ट जो है वो 40 ये बताई हुई है। अब मुझे ये शो करना है भाई, ये शो करने के लिए x+2y, यहाँ पे 5x है या मुझे x शो करना है तो मुझे 5 कॉमन लेना पड़ेगा। जब मैं 5 कॉमन लूंगा तो ये हो जाएगा x+2y इज इक्वल टू 40। ये 5 यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है, वहां जाके डिवाइड हो जाएगा। 40/5 इज 8। ये तो हमारे पास शो हो गया। पार्ट 2 में बोला हुआ है 4 kg ऑफ एप्पल मतलब 4x
और 3 kg ऑफ ऑरेंज मतलब 3y, ये हैं $19 के। यूज साइमल्टेनियस इक्वेशंस टू फाइंड द कॉस्ट ऑफ 1 किलोग्राम ऑफ एप्पल एंड 1 किलोग्राम ऑफ ऑरेंजेस। मतलब एक्स और वाई निकालने हैं। एक्स एप्पल का वेट कॉस्ट होगी और वाई जो है वो ऑरेंज की कॉस्ट होगी। एक्स प्लस 2y इज इक्वल टू 8। ये इक्वेशन 1 है, ये इक्वेशन 2 है। अच्छा बच्चों, अगर मैं सब्स्टिट्यूशन मेथड अप्लाई कर रहा हूँ तो मैं इन दोनों इक्वेशन में से कौन सी इक्वेशन को सब्जेक्ट बनाऊंगा, पहले तो मुझे ये बताएं। इक्वेशन 1 को सब्जेक्ट बनाना चाहिए, इक्वेशन 2 को बनाना चाहिए? बना किसी को भी सकते हैं, मैंने क्लास में क्या सिखाया है, 2 को बनाएंगे। और 2 में किसको बनाएंगे, एक्स को बनाएंगे या वाई को बनाएंगे? वेरी गुड, एक्स को बनाएंगे। ठीक है, तो 2y यहाँ प्लस हो रहा है, वहां जाके माइनस हो जाएगा। एक्स इज इक्वल टू 8 - 2y। ये इक्वेशन 3 आ गई, इसको आपने सब्स्टिट्यूट कर दिया तो 8 - 2y प्लस 3y इज इक्वल टू 19। 4 8 जार 32 -8y प्लस 3y इज इक्वल टू 19। -8y प्लस 5y इज -5y। 19 -32 इज, बेटा 19 -32 कितना आएगा? 19 -32 -13। ठीक है बेटा, माइनस माइनस जो है वो कट हो जाएगा। y इज इक्वल टू 13/5। बच्चों 13/5 कितना होगा? अच्छा बेटा टेंशन नहीं लीजिएगा, P2 का सवाल है, डेसिमल में आ सकता है। कंफ्यूज नहीं हो जाएगा कि भाई हमारा जवाब गलत क्यों आ गया। 2.6, वाई आ गया 2.6। वाई को जो है हम इक्वेशन 3 में सब्स्टिट्यूट करेंगे। एक्स आ जाएगा 8 - 2 × 2.6। बेटा 2 × 2.6 होता है 5.2। 8 - 5.2 कर दें। 8 - 5.2, एक्स कितना आ गया? 2.8। अच्छा बच्चों, आपको पता है एक्स जो है वो एप्पल का था और वाई ऑरेंज का था। तो एप्पल की जो कॉस्ट है वो 2.8 आ जाएगी और ऑरेंज की आ जाएगी 2.6। ठीक है, पार्ट बी 3 मार्क का दिया हुआ है इनइक्वालिटीज का। बेटा इस ये जो सवाल है इसको हम पढ़ते किस तरह थे, याद है आप लोगों को? 3 इक्वेशन इनइक्वालिटी, सॉल्व फर्स्ट टू देन सॉल्व लास्ट टू। अच्छा पहले मैं आप लोग के लिए सवाल आसान कर देता हूँ। -8 इज लेस देन, बेटा ये ब्रैकेट बना हुआ है ना, इसको आप लोग हटा देते हैं। 4 × x इज 4x। 4 × -3 इज -12। और फिर ये 7 आ गया। ये हमने सवाल को थोड़ा सिंप्लीफाई कर लिया है, अब सॉल्व करते हैं। फर्स्ट टू का मतलब है ये, -8 इज लेस देन 4x -12। बच्चों मैंने आप लोगों को क्या सिखाया है, वेरिएबल लेफ्ट पे होगा और पॉजिटिव पे होगा। तो पहले तो वेरिएबल को लेफ्ट पे ले आओ। तो 4x जब लेफ्ट पे आएगा तो -4x हो जाएगा। -8 जब राइट पे आएगा तो +8 हो जाएगा। -4x इज लेस देन -4। बेटा इनइक्वालिटीज में रूल नंबर 2 क्या था, जब दोनों तरफ माइनस साइन होंगी और वो कैंसिल आउट हो जाएंगी तो इनइक्वालिटी क्या हो जाएगी बच्चों, इनइक्वालिटी फ्लिप हो जाएगी। 4 यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है, वहां जाके डिवाइड हो जाएगा। तो ये आ गया x इज ग्रेटर देन 1। ठीक है, ये हो गया फर्स्ट टू। अब लास्ट टू देखते हैं भाई। 4x - 12 इज लेस देन 7। 4x इज लेस देन 19। x इज लेस देन 19/4। बेटा 19/4 कितना होता है, डेसिमल में बता दें। 19/4 कितना आ रहा है? 4.75। अच्छा बच्चों, आप लोगों को याद होगा मैंने आप लोगों को एक चीज सिखाई थी, छोटे नंबर के साथ ग्रेटर देन और बड़े नंबर के साथ लेस देन, अगर ये होगा तो क्या बन रही होगी, रेंज बन रही होगी। वेरी गुड बेटा हुसैन। रेंज में क्या होता है, एक्स बीच में आएगा, आगे बड़ी वैल्यू और पीछे छोटी वैल्यू। ये बेटा आपका आंसर हो गया। क्वेश्चन 8 कंप्लीट हो चुका है, बल्कि नहीं एक और पार्ट भी है। पार्ट सी, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स करेक्ट टू टू डेसिमल प्लेसेस। बेटा फ्रैक्शन बने हुए दो और प्लस हो रहा है, क्या सिखाया है मैंने? फ्रैक्शन में प्लस होता है तो क्या करते हैं भाई, फ्रैक्शन में प्लस हो रहा होता है तो हम क्या करते हैं, 3 क्रॉस रूल। तो 2x × 4 इज 8x। 3 4 = 12। x × 2 इज 2x। -1 × 2 इज -2 अपॉन, नीचे वाले ब्रैकेट्स को भी मल्टीप्लाई करना होगा। x × 2x इज
2x², x into 3 is 3x, -1 into 2x is -2x, -1 into 3 is -3. इक्वल टू 1। 8x प्लस 2x 10x होगा, 12 माइनस 2 भी 10 होगा, तो 10x प्लस 10 इज इक्वल टू 2x² यहाँ डिवाइड हो रहा है, वहां जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 2x²। 3x माइनस 2x इज x, x यहाँ डिवाइड हो रहा है, वहां जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, प्लस x, और फिर -3 वहां जाके मल्टीप्लाई होगा तो -3। सबको एक तरफ ले आते हैं, 2x² प्लस x माइनस 10x -3 माइनस 10 इज इक्वल टू 0। बच्चों ये 10x और 10 यहाँ पे प्लस हो रहे थे, वहां जाके मैंने इनको माइनस कर दिया। 2x² माइनस 9x माइनस 13 इज इक्वल टू 0। ठीक है, आज भी ये इक्वेशन आई थी, 90% सेम थी। हाँ तो बेटा सेम ही सवाल आते हैं, कॉन्सेप्ट सेम होते हैं, बस नंबर्स ही चेंज होते हैं। अच्छा बच्चों, आप लोग को पता है ये P2 का सवाल आया है और क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनी है, तो ये मिडिल टर्म ब्रेकिंग से सॉल्व नहीं होगी। एग्जामिनर ने बोला अभी डेसिमल बेसिस में आंसर देना है। अब यहाँ पे हमें क्या करेंगे, अगर कोई सवाल मिडिल टर्म ब्रेकिंग से नहीं होगा तो उसमें हम क्या करते थे? वेरी गुड बेटा, इसमें अब क्वाड्रेटिक फॉर्मूला अप्लाई हो रहा होगा। क्वाड्रेटिक फॉर्मूला किस तरह अप्लाई होगा भाई? ए की वैल्यू है x² वाली 2, बी की वैल्यू है -9, सी की वैल्यू है -13। बेटा फॉर्मूले में बहुत ध्यान से वैल्यूज पुट करेंगे। -b, तो माइनस आ गया, b की जगह आ गया -9, प्लस माइनस अंडर रूट b² मतलब -9 का स्क्वायर, -4, a की जगह 2, c की जगह -13 अपॉन 2, a की जगह 2। माइनस माइनस प्लस होता है, 9 प्लस माइनस 9 का स्क्वायर 81। बेटा ये कितना आ रहा है? -4 इंटू 2 इंटू -13, -4 इंटू 2 इंटू -13। 2 2 ज़र 4, ये आ गया 104। बेटा 81 प्लस 104 जो है वो 185 हो जाएगा। स्क्वायर रूट ऑफ 185 कितना आ रहा है? बेटा मुझे 2 डेसिमल में राउंड ऑफ करके बताइएगा कि अंडर रूट 185 कितना आ रहा है। 2 डेसिमल में 13.60। बेटा जो भी आंसर आता है एक दफा प्लस करते हैं, एक दफा माइनस करते हैं। तो 9 प्लस 13.6 डिवाइड बाई 4, और 9 माइनस 13.6 डिवाइड बाई 4, दोनों का आंसर 1 डेसिमल प्लेस में बता दें, और 2 डेसिमल में पूछा है ना, 2 डेसिमल प्लेस में दोनों का आंसर बता दें भाई। 5.65, और दूसरा कितना आ रहा है बच्चों? -1.15। ठीक है, इसके बेटा आप लोगों को मिल गए 6 मार्क। 9, 10 और 11, बेटा 3 सवाल बाकी हैं। 11 कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का है, 10 ट्रांसफॉर्मेशन का है, और 9 हमारे पास है ट्रिग्नोमेट्री का। बस आप समझ लें, आप लोग 20 मिनट का गेम और है, 20 मिनट में 3 सवाल हो जाएंगे इंशाल्लाह। ठीक है बेटा, सब प्लीज थोड़ा फोकस करिएगा, ट्रिग्नोमेट्री जो है बहुत चांसेस है हमारे पास ये P2 में 10 मार्क का बहुत अच्छा सवाल आने वाला है। ठीक है, ये सवाल देखें। द डायग्राम शोज द पोजिशन ऑफ 3 टाउन्स A, B एंड C. B is on a bearing of 72 from A. C is on a bearing of 150 from A. AB is 300, AC is 280. Find the bearing of A from C. ठीक है, A from C का क्या मतलब है? C पे नॉर्थ बनेगा, और आपको जो है वो ये वाला एंगल फाइंड आउट करना है।
अब बेटा यहाँ पे बेटा मेजर करने का नहीं बोला हुआ है, फाइंड करने का बोला हुआ है। फाइंड करने का मतलब वर्किंग करनी है भाई। अब वर्किंग किस तरह होगी, आपको बोला हुआ है कि बी फ्रॉम ए 72, मतलब अगर ए पे मैं नॉट बनाऊं तो ये बी तक जो है वो ये 72 होगा। मतलब ये वाला एंगल जो है ये मेरे पास 72 आ रहा है। और सी इज ऑन अ बियरिंग ऑफ 150 फ्रॉम ए से सी की जो बियरिंग है, फ्रॉम के बाद ए पे नॉट बना के अगर मैं सी तक जाऊंगा तो ये पूरा एंगल 150 होगा। ये पूरा एंगल मेरे पास जो है वो 150 होगा। ठीक है। अच्छा बच्चों मुझे एक बात बताएं, ये आपके पास एक नॉर्थ है, ये भी नॉर्थ है, ये दोनों सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं, मतलब ये दोनों लाइनें आपस में पैरेलल हैं। अगर ये पूरा एंगल 150 है तो ये एंगल कितना होगा? वेरी गुड बच्चों। हमारे पास यहाँ पे दो पैरेलल लाइंस हैं, दो पैरेलल लाइंस के अंदर वाले एंगल्स का सम जो है वो 180 होता है। तो ये हो जाएगा 30। ये वाला एंगल हमारे पास आ गया 30। और मुझसे क्या मांगा है, सी फ्रॉम है, ये जो एंगल बच गया वो मांगा गया है। तो पूरा सर्कल 360 होता है, 360 में से ये 30 को माइनस कर देंगे तो हमारे पास क्या एंगल आ जाएगा, 330 डिग्री। 150 कहाँ से आया बेटा, यहाँ पे सवाल में दिया हुआ था ऑलरेडी। पार्ट टू, कैलकुलेट बी सी। ये साइड दी हुई है, ये साइड दी हुई है। बेटा कोई बच्चा मुझे बता सकता है कि ये वाला एंगल कितना होगा? ये जो एंगल मैंने ब्लू से मार्क करा है ये एंगल कितना होगा? वेरी गुड। बेटा ये पूरा एंगल 150 है और ये एंगल हमें दिया हुआ है 72। तो ये जो बचा हुआ एंगल ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 78। अब आपसे बीसी मांगा है, ये राइट एंगल ट्राइंगल तो नहीं है। नॉन राइट एंगल ट्राइंगल में साइड फाइंड करने के लिए साइन रूल अप्लाई होगा या कोसाइन रूल अप्लाई होगा? अब बेटा दो साइड्स दी हुई हैं और ये बीच का एंगल दिया हुआ है, तो सामने वाली साइड किस तरह आएगी, कोसाइन रूल। वेरी गुड। कोसाइन रूल क्या बोलता है भाई, ए स्क्वायर इज इक्वल टू बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस 2bc कॉस ए। बेटा क्या मैटर करता है इसमें, ए मैटर करता है, बी सी जो लेना है आप लोग की मर्जी है। ए क्या होगा, हमेशा एंगल के सामने वाला, एंगल के सामने बी सी है जो हमें फाइंड करना है। तो बी सी का स्क्वायर इज इक्वल टू, एक साइड 280 एक साइड 300 है, तो 280 का स्क्वायर प्लस 300 का स्क्वायर माइनस 280 300 कॉस, एंगल कितना आया था भाई, 78। बेटा ये पूरी एक साथ ही कैलकुलेटर में डालने, सॉल्व कर लें, आंसर क्या आ रहा है इसका, बी सी का स्क्वायर इज इक्वल टू 280 स्क्वायर प्लस 300 स्क्वायर माइनस 2 इंटू 280 300 कॉस 78। बेटा इसका आंसर क्या आ रहा है जल्दी से बता दें। ये चीज़ जो है वो इससे मल्टीप्लाई हो रही होगी फिर माइनस हो रही होगी। सर अलग से सॉल्व करके बता दें ताकि कंफ्यूजन नहीं हो। ठीक है। बेटा आप मुझे बता दो, बेटा 280 का स्क्वायर कितना होता है, जल्दी बताएं। 280 का स्क्वायर कितना होता है? 78400, ठीक है। फिर 300 का स्क्वायर, 90,000, ठीक है। फिर माइनस, अब बेटा ये एक साथ कैलकुलेटर में डालें, 2 × 280 × 300 × cos 78, ये कितना आ रहा है? -34929.16। ठीक है। अब माइनस कर दें, तो बी सी का स्क्वायर इज इक्वल टू 365.33।
चलिए फाइनल आंसर बता दिया आपने। पहले जरा इनको प्लस माइनस भी कर दें जरा। 78,400 प्लस 90,000 माइनस 34,929.16। 133,470.8, 133,470.8। अब भाई स्क्वायर रूट कर दें। 365.33 किलोमीटर्स। ठीक है बेटा हुसैन, कोई मसला नहीं है। ये बेटा कोसाइन रूल अप्लाई करने के आप लोग को 4 मार्क्स मिल गए। पार्ट सी है हमारे पास 5 मार्क का। टाउन डी इज 145 किलोमीटर फ्रॉम टाउन बी। एंगल ए डी बी इज 120। फाइंड द टू पॉसिबल बियरिंग्स ऑफ डी फ्रॉम ए। यू मे एड लाइन्स टू स्केच टू हेल्प। यू मे एड लाइन्स टू दिस स्केच टू हेल्प यू। ठीक है। अच्छा बच्चों, एग्जामिनर आपको बोल रहा है। नहीं बेटा, आप ना वर्किंग कर लेना। ठीक है। अच्छा, एग्जामिनर इस सवाल में बेटा बोल रहा है कि भाई डी जो है वो बी से 145 किलोमीटर दूर है और 120 डिग्री का एंगल बन रहा है। तो बेटा आप लोग मुझे एक बात बताएं कि डी जो है वो ए बी के ऊपर भी हो सकता है और ए बी के नीचे भी हो सकता है। समझे, ये मेरा पॉइंट डी है। मैं आप हमें कोई एग्जैक्ट वैल्यू तो चाहिए नहीं, मैं एक रैंडम फिगर बना रहा हूँ कि भाई ये एंगल हो सकता है, एंगल ए डी बी जो है वो 120 हो और डी बी जो है वो 145 किलोमीटर हो, या फिर डी पॉइंट जो है वो यहाँ नीचे हो हमारे पास। ये एंगल भी 120 बन रहा हो, डी से बी आपको दिया हुआ 145। ये हमारे पास डी की दो पॉसिबल पोजीशंस आ सकती हैं। ठीक है। एक ए बी के ऊपर और एक ए बी के नीचे। एंगल 120 बन रहा है और डी से बी का डिस्टेंस है 145। अब मुझे बोला भाई फाइंड द टू पॉसिबल बियरिंग्स ऑफ डी फ्रॉम ए। डी से ए की कितनी बियरिंग है? मतलब एक हमें जो है वो ये एंगल चाहिए, ए पे नॉट बना हुआ है, एक हमें ये एंगल चाहिए और एक हमें ये एंगल चाहिए। बेटा पहले तो सवाल सुनने के, सवाल आपसे मांग क्या रहे? बियरिंग मांग रहे फ्रॉम ए टू डी। तो एक डी आपके पास ये वाली लाइन पे आ रहा था और एक डी आपके पास ये वाली लाइन पे आ रहा है। तो आपसे ये एंगल मांगा गया और ये एंगल मांगा गया पूरा, एक ब्लू वाला और एक रेड वाला। क्या ये बात क्लियर है? सवाल में आपसे ये चीज मांगी गई है। अब जो है आप देखें, ये वाला एंगल आपको बताया हुआ था, ये पूरा एंगल जो है वो 72 है। ये जो पूरा एंगल है हमारे पास ये 72 है। ये मेरे पास जो पूरा एंगल है जो मैंने पर्पल से मार्क किया हुआ है, ये मैं बाहर पर्पल से लिख रहा हूँ, ये हमारे पास है 72 डिग्री। ये वाला एंगल मेरे पास आ रहा है पूरा 72 डिग्री। अब मुझे ये ब्लू वाला एंगल चाहिए। अब बेटा मुझे एक बात बताएं, ब्लू वाला एंगल किस तरह आएगा? मैं इस पूरे में से, पूरे 72 में से जो है वो ये अंदर वाला एंगल माइनस कर लूंगा। अब अंदर वाला एंगल मुझे निकालना होगा। ये एंगल है एक्स। बेटा ये एंगल एक्स है, इसके सामने 145 है। ये एंगल 120, इसके सामने 300 है। बेटा ये एक्स किस तरह आएगा? अननोन साइड या अननोन एंगल। राइट एंगल ट्राइंगल होगा तो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो अप्लाई होते हैं। नॉन राइट एंगल ट्राइंगल में या तो साइन रूल लगता है या तो कोसाइन रूल लगता है। इस सवाल में बेटा क्या लग रहा है, साइन रूल लग रहा है कोसाइन रूल लग रहा है? बिल्कुल सही, साइन रूल लग रहा है। एंगल के सामने आपके पास जो है वो साइड गिवन है। तो 300 अपॉन साइन 120 इज इक्वल टू 145 अपॉन साइन एक्स। बेटा क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 300 साइन एक्स इज इक्वल टू 145 साइन 120। 300 बच्चों यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है, वहां जाके डिवाइड हो जाएगा। एक्स हो जाएगा साइन इनवर्स ऑफ 145 साइन 120 अपॉन 300। बेटा आप लोग को याद होगा मैंने आप लोग को बताया था जब भी एंगल निकालना होगा इनवर्स लाजमी हो रहा होगा।
इसका आंसर निकालने पहले, जो भी आंसर आ रहा होगा कैलकुलेटर में क्या करेंगे, साइन इनवर्स आंसर। एंगल कितना आ रहा है 1 डेसिमल में बता दें। साइन इनवर्स 145 साइन 120 अपॉन 300। पहले बेटा ब्रैकेट के अंदर सॉल्व कर लीजिएगा, उसका जो आंसर आएगा उसको आप साइन इनवर्स करेंगे। 24.7 ये आ गया बच्चों आपके पास एंगल 24.7 डिग्री। ठीक है, बहुत ही अच्छा हो गया भाई, सवाल ऑलमोस्ट हो चुका है। ये 24.7 है। अच्छा बच्चों मुझे एक बात बताएं, ये जो ब्लू से एंगल मांगा गया है ये क्या होगा? पूरा एंगल 72 है, ये अंदर वाला है 24.7, तो ये एंगल कितना हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों? माइनस कर देंगे, बिल्कुल सही। अच्छा ये एंगल मैंने यहाँ ब्लू से मार्क करा हुआ है, ये मैं ब्लू से सॉल्व कर रहा हूँ। 72 माइनस 24.7, तो ये कितना आ गया बेटा? 47.3 डिग्री। ये मेरे पास एक एंगल आ गया। ठीक है, अब दूसरा एंगल क्या होगा? ये पूरा एंगल। अब मुझे पता है यहां से यहां तक ये पर्पल वाला 72 है। अब ये जो एंगल है ये मुझे ऐड करना है। अच्छा अगर मैं इस एंगल को एक्स सपोज करता हूँ, इसके सामने 145 है और 300 के सामने 120 है, वही सेम चीज है जो ऊपर है। ये एंगल के सामने 145 है, यहाँ एंगल के सामने 145 था, 300 के सामने यहाँ भी 120, यहाँ भी 120 था। तो बेटा जिस तरह यहाँ पे 24.7 आया ऊपर, ये नीचे वाला एंगल भी कितना होगा? ये नीचे वाला एंगल भी 24.7 ही होगा। और अब अगर मुझे ये पूरा एंगल निकालना है जो रेड से मार्क हुआ है, तो ये पूरा एंगल क्या हो जाएगा बच्चों? आदिश बेटा आपको एग्जामिनर ने बोला था कि यू में ऐड लाइंस टू द स्केच टू हेल्प यू। स्केच बनाओगे रैंडम फिगर तो ही कर पाओगे ना सही से सवाल, उसके बगैर कैसे करोगे? तो आपको पता है ये एंगल हमारे पास 72 है और ये 24.7 आए, तो ये पूरा कितना हो जाएगा बच्चों? 72 प्लस 24.7। ये मैंने यहाँ रेड से मार्क किया था, ये मैं रेड से सॉल्व कर देता हूँ। 72 प्लस 24.7, तो आंसर क्या आ गए? 47.3 डिग्री और 96.7 डिग्री। ये आपके आंसर आ गए। ठीक है बेटा, ये भी एक अच्छा सवाल था। प्लीज़ बेटा ये जब पेपर आप लोग बाद में कर रहे होंगे तो ये वाला सवाल लाजमी आप लोग एक दफ़ा अटेम्प्ट करिएगा। नहीं हो रहा होगा तो रिकॉर्डिंग देख लीजिएगा। ठीक है, चलो भाई ट्रांसफॉर्मेशन। बेटा लाजमी P2 में ट्रांसफॉर्मेशन भी आ रहा होगा। तीन ट्राइंगल बने हुए ए बी सी। डिस्क्राइब फुली द सिंगल ट्रांसफॉर्मेशन दैट मैप्स ए ऑन टू बी। बेटा ए सी बी कैसे जा रहे हैं? कौन सी ट्रांसफॉर्मेशन हो रही है? सबसे पहले हम क्या चेक करते हैं, क्या शेप का साइज चेंज हो रहा है या नहीं हो रहा? तो ए से बी में शेप का साइज चेंज नहीं हो रहा। फिर हम क्या चेक करेंगे, क्या ये ड्रैग हो रहा है? बिल्कुल ड्रैग हो रहा है। अगर ड्रैग हो रहा है तो ट्रांसफॉर्मेशन क्या होगी? ट्रांसलेशन। ट्रांसलेशन लिखने का बच्चों आपको 1 मार्क मिल गया। जब भी ट्रांसलेशन लिखते हैं उसके साथ क्या लिखते हैं? उसका कॉलम वेक्टर। ए से अगर मैं बी जा रहा हूं तो मैं लेफ्ट कितना जा रहा हूं? बल्कि ये वाले पॉइंट ले लेते हैं। 1 2 3 4 लेफ्ट और 1 2 3 ऊपर। 4 लेफ्ट का मतलब -4, 3 ऊपर का मतलब +3। तो 4 लेफ्ट और +3। बेटा ए से बी में एक बार ड्रैग हो रहा है ना। सेम शेप पे उठा के यहाँ रख दिया। बेटा मैंने आप लोगों को क्या सिखाया है कि अगर ट्रांसलेशन नहीं हो तब लाइंस ड्रॉ करोगे और फिर आप बोलोगे कि रिफ्लेक्शन है। जब ट्रांसलेशन हो गई है, ड्रैग प्रूव हो रहा है, तो फिर आप वो चीज करोगे नहीं, उस स्टेप पे पहुंचोगे ही नहीं। स्टेप 2 पे आंसर आ गया ना, स्टेप 3 पे जाना ही नहीं है आप लोगों को। फाइंड द मैट्रिक्स रिप्रेजेंटिंग द ट्रांसफॉर्मेशन दैट मैप्स ए ऑन टू सी। ए से सी। अब आप यहां देखें बेटा, ए से सी में जा रहे हैं, शेप का साइज चेंज नहीं हो रहा, इनलार्जमेंट नहीं है, ड्रैग भी नहीं हो रहा है। ठीक है, तो अब आप लाइंस ड्रॉ करेंगे। अब आप लाइंस ड्रॉ करें तो पैरेलल लाइंस बन ली है, मतलब रिफ्लेक्शन हो रहा है। अब रिफ्लेक्शन लिखेंगे तो रिफ्लेक्शन कहाँ हो रही है भाई? इस ये दोनों शेप जो है वो कहाँ पे रिफ्लेक्ट हो रहे हैं? कौन सी लाइन पे रिफ्लेक्ट हो रहे हैं? वाई एक्सिस। पॉइंट्स जो है वो वाई एक्सिस पे रिफ्लेक्ट हो रहे हैं। अच्छा बेटा आपसे ये नहीं पूछा कि क्या हो रहा था ट्रांसफॉर्मेशन में, आपसे मैट्रिक्स पूछा है। इनिशियल मैट्रिक्स क्या होता है बच्चों? इनिशियल मैट्रिक्स होता है 1 0 0 1।
रिफ्लेक्शन इन वाई एक्सिस का शॉर्टकट क्या है? चेंज एक्स साइन। वेरी गुड बेटा अब्दुल्ला। चेंज एक्स साइन का क्या मतलब हुआ कि ये जो ऊपर वाली एक्स की साइन है इनको हम चेंज कर देंगे। तो ये पहला जो ऊपर वाला वन है ये -1 बन जाएगा। तो -1, 0, 0 और 1, ये आपका आंसर होगा। पार्ट सी, ट्राइंगल ए इज मैप्ड ऑनटू डी बाय एन एनलार्जमेंट विद सेंटर 2, 3 एंड स्केल फैक्टर 3। ड्रॉ ट्राइंगल डी। बेटा अगर सेंटर 2, 3 है तो हमें क्या करना होगा? कितने स्टेप होंगे? वेरी गुड, 3 स्टेप। सब्ट्रैक्ट सेंटर, अप्लाई शॉर्टकट, ऐड सेंटर। सब्ट्रैक्ट सेंटर। पहले तो ए से डी पे जाना है तो ए के पॉइंट्स निकाल लो भाई। ए के पॉइंट्स क्या है भाई हमारे पास? 1,1, 3,1 और 1,2। सबसे पहले सब्ट्रैक्ट सेंटर। सेंटर है हमारे पास 2 और 3। 1 - 2 इज -1, 1 - 3 इज -2, 3 - 2 1, 1 - 3 is -2, 1 - 2 is -1, 2 - 3 is -1। सब्ट्रैक्ट सेंटर कर लिया, अब अप्लाई शॉर्टकट। बेटा अप्लाई शॉर्टकट यहाँ पे इनलार्जमेंट में। इनलार्जमेंट में शॉर्टकट क्या होता है? स्केल फैक्टर से मल्टीप्लाई करा दो। तो -3, -6, 3 - 6 और -3, -3, और फिर आखिरी है एड सेंटर। -3 + 2 इज -1, -6 + 3 इज -3। एक पॉइंट आ गया -1 पे -3। 3 + 2 is 5, -6 + 3 is -3, -3 + 2 is -1, -3 + 3 is 0। ये पॉइंट्स आ गए, इनको प्लॉट कर लेंगे। -1 पे -3, 5 पे -3 और -1 पे 0। ये हो गया ट्राइंगल डी। ठीक है, ये ट्रांसफॉर्मेशन का सवाल जो है वो हमारा आ गया 5 मार्क का, कंप्लीट हो गया। ऐसा ही कोई सवाल जो है बेटा वो पेपर 2 में हमारे पास मंडे को भी टेस्ट होगा। आखिरी सवाल, क्वेश्चन नंबर 11, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। बेटा एक बात बताएं, क्या आज के पेपर में कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री आया था? ठीक है। बेटा ये जो आपके पास सामने सवाल है ना, ये एक आइडियल सवाल है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के लिए, क्योंकि ये 7 मार्क में एग्जामिनर जो है वो ऑलमोस्ट सारे कॉन्सेप्ट टेस्ट कर रहा है आप लोग के। ठीक है, पहले पार्ट में आपको बोला है बेटा लेंथ निकालो। बेटा लेंथ का मतलब क्या होता है? डिस्टेंस। फॉर्मूला क्या है हमारे पास? √x2 - x1 होल स्क्वायर। x2 हो जाएगा, पहला कोऑर्डिनेट बेटा x1 y1 होते हैं, दूसरे x2 y2 होते हैं, ये नहीं भूलिएगा। तो 1 - 3 का स्क्वायर प्लस 5 - -3 का स्क्वायर। 1 - 3 इज -2, माइनस माइनस प्लस होगा, 5 + 3 इज 8। -2 का स्क्वायर 4, 8 का स्क्वायर 64, ये हो जाएगा 68। P2 का सवाल है इसलिए परफेक्ट स्क्वायर नहीं आया। कैलकुलेटर में डालें, आंसर बता दें। √68। 8.25। ठीक है बच्चों, 2 मार्क हमें मिल गए। पार्ट बी में मांगा है परपेंडिकुलर बाइसेक्टर 5 मार्क का। बेटा मैंने आप लोगों को क्लास में 3 परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बनाना सिखाए थे। ठीक है, 4 स्टेप है भाई। पहला स्टेप मिड पॉइंट, दूसरा स्टेप ग्रेडियंट, तीसरा स्टेप नेगेटिव रेसिप्रोकल, चौथा स्टेप y = mx + c। बेटा ये कौन से वाले अब्दुल्ला ने चारों स्टेप्स लिख के दिए मुझे? अब्दुल्ला फतानी है क्या ये? नहीं दूसरा, ठीक है। अच्छा बेटा पहला स्टेप क्या है? मिड पॉइंट। मिड पॉइंट का फॉर्मूला क्या है हमारे पास? x1 + x2/2। तो 3 + 1/2, कॉमा -3 + 5/2।
3 + 1 4, 4/2 is 2, -3 + 5 2, 2/2 is 1। पहला स्टेप हो गया, मिड पॉइंट आ गया हमारे पास। दूसरा स्टेप है ग्रेडियंट, y2 - y1, तो 5 - -3 अपॉन 1 - 3, माइनस माइनस प्लस, 5 + 3 is 8, 1 - 3 is -2, 8/-2 is -4। बेटा -4 का नेगेटिव रेसिप्रोकल क्या होगा बच्चों? -4 का नेगेटिव रेसिप्रोकल क्या होगा? वेरी गुड, -4 का नेगेटिव रेसिप्रोकल होगा 1/4। कुछ भी नहीं है, मतलब 1 है, रेसिप्रोकल करेंगे तो 1/4 हो जाएगा, माइनस है तो यहाँ प्लस आ जाएगा। ठीक है, और फिर बेटा चौथा स्टेप क्या था? मिड पॉइंट और नई ग्रेडियंट की मदद से इक्वेशन बना लें। इक्वेशन क्या होती है? y = mx + c। मिड पॉइंट का y कोऑर्डिनेट 1 आया था, ग्रेडियंट आया था 1/4, x कोऑर्डिनेट है 2 + c। अच्छा बेटा, एक अच्छी बात क्या है, ये P1 में नहीं आया, कैलकुलेटर इस्तेमाल करेंगे। 1/4 × 2 करेंगे, 1/2 आ जाएगा। 1/2 यहाँ प्लस हो रहा होगा, वहां जाके माइनस हो जाएगा। हमें 3 क्रॉस रूल करने की जरूरत नहीं है, हमें सिर्फ वैल्यूज को कैलकुलेटर में पुट करना है। 1 - 1/2 इज 1/2। ठीक है, तो इक्वेशन क्या बन गई? y = ग्रेडियंट आया था 1/4, तो 1/4x, और c हमारे पास क्या आया था? 1/2। बेटा आप ये 7 मार्क का सवाल देखें, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में लेंथ होती है पहली चीज, वो यहाँ टेस्ट हो गई। दूसरी चीज होती है मिड पॉइंट, यहाँ आ गया ये, फिर ग्रेडियंट आ गया, फिर नेगेटिव रेसिप्रोकल वाला कॉन्सेप्ट भी लग गया, और फिर इक्वेशन भी आ गई। पूरा कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री एग्जामिनर ने 7 मार्क में टेस्ट कर लिया। ठीक है, पैरेलल के अलावा सब चीजें टेस्ट हो गई हैं। तो ये आपका एक आइडियल सवाल है जो पेपर में आ सकता है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के लिए। ठीक है, यहाँ पे बच्चों हमारा पेपर जो है वो कंप्लीट हो चुका है। उम्मीद है आप लोगों को समझ आया होगा। बेटा आप लोग प्रैक्टिस करें। अब बेटा कल के दिन भी जो है मैं रात में एक ईयरली कराऊंगा, मई जून 2022 का पेपर 22 में कराऊंगा। मैं चाह रहा हूँ ये मेरे से पहले आप लोग प्रैक्टिस कर लो। ठीक है, कल हमारी कोई फिजिकल क्लास नहीं होगी, क्योंकि परसों जो है वो ए लेवल का पेपर है, तो मैं कल ए लेवल वाले बच्चों को पढ़ा रहा हूँ। कल हमारी कोई फिजिकल क्लास नहीं होगी, रात में ऑनलाइन एक ईयरली की क्लास रखूंगा मैं मई जून 2022 का पेपर 22 खुद सॉल्व करूंगा। उससे पहले बेटा आप लोग ये पेपर सॉल्व कर लीजिएगा। ठीक है बेटा, यही रात के टाइम पे क्लास होगी। मैं आप लोगों को 3-4 घंटे पहले इन्फॉर्म कर दूंगा ग्रुप पे। ओके बच्चों, अल्लाह हाफिज़।